चलो भाई पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्लास ऑफ फंजाई पर। हमने पढ़ा था फंजाई की 4 क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो और ड्यूटेरो। इनको तो आप एबीडी के थ्रू भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो उसमें से एस्कोमाइसिटीज के बारे में देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या बताया है। ये सब हमने देख लिए थे ना कल, फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स राइजोपस, एल्बुगो, म्यूकर। ओके चलिए एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं। एस्कोमाइसिटीज का मैंने कॉमन नेम क्या बताया था तुमको, सेक फंजाई। सेक यानी बैग। क्यों है इसका कॉमन नेम, क्योंकि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर्स बनाएंगे वो बैग के अंदर बनेंगे। दिखाऊं कैसे, इस तरह के। ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, याद है, टेबल याद है, बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये टेबल सबको बनानी है। एस्कोमाइसिटीज में थे कॉनिडिया, दैट इज चेन ऑफ स्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थे एस्कोस्पोर। तो ये देखो कहाँ गया, हेयर इट इज। तो ये तो कॉनिडिया है, कॉनिडिया मतलब चेन ऑफ स्पोर, दिख रहा है तुम्हें। ये कोई भी माइसीलियम है और उसमें सब पे बस डायरेक्टली एक स्पोर्स की चेन बनती जा रही है, दैट इज सिंपली कॉनिडिया। इसमें और कोई लेबलिंग नहीं देखनी तुम्हें, तो सिर्फ कॉनिडिया से मतलब है। ओके और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ये एसेक्सुअल था, एक ही माइसीलियम से बन गया। बट अगर सेम स्पीशीज के 2 माइसीलियम पहले कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, फिर एक रूटिंग बॉडी बना रहे हैं और फिर उसके बाद स्पोर्स बन रहे हैं, तो वो हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसमें जो स्पोर्स बनेंगे वो होंगे एस्कोस्पोर्स। ये देखो इस तरह के बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये एक बैग है, इस बैग के अंदर जो ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द स्पोर्स। ठीक है, तो एस्कोस्पोर्स मैंने बताया था एंडोजीनस स्पोर्स होते हैं, एंडोजीनस, क्योंकि दे फॉर्म्ड इन सेक, एसआई। क्लियर, एस्कस कह दो, एसआई कह दो। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो दे आर कॉमनली नोन एज सेक फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज, चलो ये तो हो गया। अब एस्कोमाइसिटीज का बॉडी स्ट्रक्चर देखें हम, तो वैसे तो सारे ही मल्टी सेल्यूलर हैं, फिलामेंटस हैं, हाइफी होगा इनके पास। एक जो सिंगल एक्सेप्शन पढ़ा था ना हमने, यीस्ट, वो इसी क्लास से बिलोंग करता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, दे आर रेयरली यूनिसेल्यूलर, जैसे कि यीस्ट। यीस्ट का साइंटिफिक नेम बताया था मैंने, सैकरोमाइसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बाकी मोस्टली ये ग्रुप कैसा होगा, मोस्टली ये ग्रुप होगा मल्टी सेल्यूलर। उसमें से एक एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक मिली थी, वो भी इसी में आता है, पेनिसिलियम। ओके, नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो सब में लगभग सेम ही है, वही सेप्रोफाइटिक हैं, डिकम्पोजर्स हैं, पैरासाइटिक भी हैं। समझ रहे हो ना इनका मीनिंग, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करे, पैरासाइट जो लिविंग होस्ट पे ग्रो करे। कॉप्रोफिलस क्या आ गया, ये नया वर्ड आया भाई, ये तो कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग। ये छोटी छोटी चीज़ें ना तुम छोड़ देते हो, फिर नीट में पूछ लेते हैं तुमसे। तुमने कई बार देखा है जो बच्चे मतलब कॉमनली जिनके यहाँ पे फार्मिंग एनिमल्स रखते हैं, काउज वगैरह, बफेलोज वगैरह, है ना, और गाँवों में रहते हैं, उनको कॉमनली पता होगा कि कई बार जब गोबर को सुखाने के लिए रखते हैं, काउडंग को सुखाने के लिए रखते हैं, अगर वो प्रॉपरली ना सूखे तो तुम देखना उसके ऊपर ना फंगस ग्रोथ हो जाती है, फंजाई ग्रो कर जाते हैं। यस, काउडंग के ऊपर क्यों कर रहे हैं भाई, काउडंग क्या है, कैटल्स का अनडाइजेस्टेड फूड ही तो है, ऑर्गेनिक मैटर ही तो है। फंजाई को तो खाना चाहिए, कहीं से भी मिल जाए, तो वो काउडंग भी खा लेते हैं। खाने का मतलब उनका मुंह तो है नहीं कि खाएंगे, खाने का मतलब कि वो डंग पे ग्रो कर लेते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं और सिंपल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको डिकम्पोज करके। ठीक है, तो इस ग्रुप के कई सारे मेंबर्स कॉप्रोफिलस हैं। कॉप्रोफिलस का मतलब होता है विच ग्रो ऑन काउडंग, एनी डंग, काउ बफेलो। ठीक है, क्लियर, यू हैव टू रिमेंबर दिस, नया वर्ड है तो ध्यान रखना है। माइसीलियम कैसा होगा, टेबल में लिखा था हमने, सिर्फ पहले ग्रुप में एसेप्टेट और सिनोसाइटिक था, बाकी सब में ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ओके, द एसेक्सुअल स्पोर्स, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में क्राइटेरिया था कि एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से बनेंगे इनमें, अभी अभी बताया मैंने आपको, कॉनिडिया, दैट इज चेन ऑफ स्पोर। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी है, दे प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली, समझा चुकी हूँ मैं क्यों एक्सोजीनसली है, बट जिस माइसीलियम पर कॉनिडिया बन रहे होते हैं उस माइसीलियम को भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, उस माइसीलियम का नाम है कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोस्पोर्स नहीं, कॉनिडियोफोर। तो जो हमने एक डायग्राम बनाया था ना कॉनिडिया का, ये रहा, इसमें कॉनिडिया जिस माइसीलियम पर बन रहे हैं, इस माइसीलियम का नाम लिख लो कॉनिडियोफोर्स, कॉनिडियोफोर।
और ये जो चेन बन रही है दिस इज द चेन ऑफ स्पोर्स यानी कि कॉनिडिया। 12th एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन उसमें भी है ये डायग्राम, देखना तुम, पेनिसिलियम का डायग्राम। न्यू एडिशन में तो हटा दिया है, वो चैप्टर ही पुराने में था। क्लियर, समझ में आ गया? तो कॉनिडियोफोर क्या है और कॉनिडिया क्या है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, सिंपल। नाउ अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जैसा कि इनका नाम है ये क्या बनाते हैं, एस्कोस्पोर्स। कहाँ बनते हैं एस्कोस्पोर? एंडोजीनसली बनते हैं। क्यों? क्योंकि बैग के अंदर बंद है जिसको एसाई कहते हैं, सिंगुलर इज एस्कस, एंड ये हो गया एस्कोस्पोर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम्हें कह रही थी कि डाइकैरियोटिक स्टेज आती है इनके लाइफ साइकिल में, एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है, तो यहाँ क्या लिखा है, These SI are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarp। कुछ समझ में आया है क्या कह रहा है? देखो ये क्या हुआ यहाँ पर कि अगर ये कोई एक माइसीलियम था, ये इसी स्पीशीज का कोई दूसरा माइसीलियम था, ठीक है, सेप्टेट होगा बट ऑब्वियस। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, हो सकता है गैमीट्स बनाए, हो सकता है सीधा हाइफा का फ्यूजन हो जाए। तो मान लो हम एक बार को मान लेते हैं कि हाइफा का फ्यूजन हुआ। अच्छा एक काम करती हूँ मैं तुम्हें समझाने के लिए ना, ज़रा यहाँ पर तो रेड कलर के न्यूक्लियाई बना देती हूँ और यहाँ पर येलो कलर के न्यूक्लियाई बना देती हूँ। तुम्हें पता रहेगा कि भाई एक प्लस है एक माइनस है। इनको ऐसे मेल फीमेल नहीं कहते, फंजाई में एक को प्लस एक को माइनस कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेल फीमेल जैसा तो कुछ है नहीं इनके पास। तो अब हुआ क्या, जब इन दो हाइफा का फ्यूजन हुआ ना, ये देखो, तो जब हाइफा का फ्यूजन हुआ दैट इज प्लाज्मोगैमी, और प्लाज्मोगैमी के बाद क्या हुआ, जो नया माइसीलियम आपको दिखेगा ना उसमें आपको दो दो न्यूक्लियस दिखेंगे बच्चों, एक रेड दिखेगा हर सेल में और एक येलो न्यूक्लियस अलग से दिखेगा ऐसे, क्योंकि अभी तक कैरियोगैमी नहीं हुई है। बात समझ में आ रही है? अभी तक कैरियोगैमी नहीं हुई है। तो ये जो एक नया माइसीलियम बन रहा है, दिस इज व्हाट, ये जो एक नया माइसीलियम बन रहा है इसको आप कहेंगे एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी, स्पेशल टाइप की फ्रूटिंग बॉडी, इट इज अ डाइकैरियोटिक फ्रूटिंग बॉडी। इसलिए हमने कहा था कि डाइकैरियन स्टेज किस में आती है, एस्कोमाइसिटीज में आती है या तो बेसिडियोमाइसिटीज में आती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब थोड़े टाइम तक तो ना ये ऐसे इसी स्टेज में ग्रो करते रहते हैं। यहाँ पर प्लाज्मोगैमी हो गई बट अभी तक कैरियोगैमी नहीं हुई। अब जब इन्हें लगता है ठीक है यार अब रिप्रोडक्शन कंप्लीट करो, तो इस माइसीलियम पर क्या होता है, कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं और भी कई सारे हैं, ब्रांचेस भी हैं इसकी, ठीक है। और इस बैग में ये भी एक तरह से सेल का ही पार्ट है, ओके। ये भी एक तरीके की, यूँ समझ लो कि पहले, या फिर यूँ समझो, रुको तुम इसको, कि मान लो यहाँ पर ये जो था डाइकैरियन, अब इसके दोनों न्यूक्लियस ने फ्यूजन कर लिया, ठीक है। इसके दोनों न्यूक्लियस ने क्या किया, फ्यूजन कर लिया, और इसके फ्यूजन करने से क्या बन गई, एक डिप्लॉयड स्टेज बन गई। डिप्लॉयड स्टेज बनेगी ना, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये आ गया आपका डिप्लॉयड न्यूक्लियस। क्या आ गया ये, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। क्यों बना होगा ये, क्योंकि कैरियोगैमी हो गई होगी, आफ्टर कैरियोगैमी तो बना होगा, है ना। और जब ये एक ऐसी सेल बन गई, ये जो फ्यूजन हुआ एक ऐसी सेल बन गई, तो इस सेल ने क्या किया, ये थोड़ी मॉडिफाइड हो गई, ठीक है। इस सेल ने एक मॉडिफिकेशन किया और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, लाइक दिस, ओके। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, एसाई, एस्कस। और इसी एस्कस के अंदर ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ना, इसको मैं अलग कर देती हूँ, ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, कहाँ गया, ये रहा। इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस ने कर लिया जाइगोटिक मियोसिस। अब जाके जाइगोटिक मियोसिस हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या। तो अगर ये जाइगोटिक मियोसिस करेगा तो एक न्यूक्लियस से, मतलब एक के अंदर इस तरह से 4 सेल्स बन जाएंगी क्या, क्लियर है। तो ये क्या बने, ये बने एस्कोस्पोर्स। दीज आर द एस्कोस्पोर्स, जो कि कब बने, आफ्टर जाइगोटिक मियोसिस इन डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब सबसे सिंपलर वे में, ज़्यादा डिटेल में ना जाके अगर सिंप्लीफाइड वे में हमें समझना हो तो यही बेस्ट तरीका है। और भी इनमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको नहीं बताई हैं,
बट आपको अननेसेसरी नहीं जाना क्योंकि नहीं पूछते इतनी डिटेल में, बट ये हमें नहीं समझ में आता कि डाइकैरियोटिक स्टेज कहाँ गई, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, दो हाइफी कांटेक्ट में आए, इनमें कई सारे तरह तरह के सेक्सुअल ऑर्गन्स भी बनते हैं, एंथीरिडियम, oogonia और भी कई तरह के। ठीक है, बट वो सब हमें नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ ये समझना है कि फ्यूजन हुआ, प्लाज्मोगैमी हुआ, कैरियोगैमी नहीं हुआ, जिस वजह से वो जो डाइकैरियोटिक स्टेज थी वो हमें एक फ्रूटिंग बॉडी की तरह दिखी, जिसको हमने कहा एस्कोकार्प। एस्कोकार्प पे बन गए एसआई। एसआई के अंदर क्या हुआ, एसआई के अंदर कैरियोगैमी हुई, और कैरियोगैमी से जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना था, यहाँ पे मैंने लेबल किया है ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देती हूँ, कोई नहीं। ठीक है, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना था, उस डिप्लॉयड न्यूक्लियस ने फ्यूजन कर लिया, सॉरी मियोसिस कर लिया और हैप्लॉयड स्पोर्स बना दिए। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि सेक्सुअल स्पोर्स आर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन सैक लाइक एसाई। These एसाई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। इसको आप ब्रैकेट में लिख लो, एस्कोकार्प क्या है, डाइकैरियोटिक है। ये इस फंजाई की डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स बताओ क्या क्या है इसके। इसके एग्जाम्पल्स के लिए भी मैंने क्विक शॉट अपलोड किया था, उसमें ट्रिक लिखी थी यक नो मोर। ठीक है, देखो वाई से यीस्ट ऊपर पढ़ा था हमने, ए से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्परजिलस, याद रखना एस्कोमाइसिटीज में एस्परजिलस आता है। सी से क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स। ठीक है, नो न्यूरोस्पोरा, और मोर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मॉरल्स एंड ट्रफल्स, इसमें पेनिसिलियम रह गया है ना, तो यक नो मोर पी, और याद रखना भाई अलग से, ये तो बैठ नहीं रहा, ट्रिक में कुछ ऐड कर लेना। ठीक है, तो यीस्ट, एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा, मोर का मतलब मॉरल्स एंड ट्रफल्स, और पी इज द पेनिसिलियम। क्लियर? कैसे दिखते हैं पता है, ये रे देखो, यीस्ट तो सबको पता है, पेनिसिलियम और एस्परजिलस लगभग इस तरह के दिखते हैं, ये एस्परजिलस है, ये पेनिसिलियम है। ठीक है, और हाँ, मॉरल्स एंड ट्रफल्स को इंटरेस्टिंग क्यों कह रही थी मैं, तुम्हें छुआरे की तरह नहीं लग रहा है, जो हम छुआरा खाते हैं वो मॉरल ट्रफल नहीं है, वो तो रेजिन्स का ही या किसी और का ही कोई मॉडिफाइड फॉर्म होता है। मॉरल्स एंड ट्रफल एक तरह के फंजाई होते हैं जिनको कि खाया जाता है, दे आर वेरी एडिबल, दे आर यूज्ड एज अ डेलिकेसीज। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, देखो हाईलाइट करना, पूछते हैं नीट में, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड कंसीडर्ड डेलिकेसीज, इनको खाया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना, और एक इसमें बच्चों न्यूरोस्पोरा का नाम है, और न्यूरोस्पोरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि न्यूरोस्पोरा को यूज़ किया जाता है किसमें, एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इसीलिए आप लिख लो, ऐड कर लो, न्यूरोस्पोरा को कहते हैं ड्रोसोफिला। ध्यान है, जिसने जेनेटिक्स पढ़ रखी है उसको पता होगा, जितने भी मॉडर्न जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर किए हैं। ड्रोसोफिला एक एनिमल है, फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई। तो फंजाई में ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जेनेटिक्स के बायोकेमिकल, वो किस पर होते हैं, न्यूरोस्पोरा पे। तो ये कौन हुआ, ड्रोसोफिला की तरह हुआ। किसका ड्रोसोफिला, अब देखो कितना अजीब नाम है, यहाँ लिखा हुआ है प्लांट किंगडम। तुम कहोगे मैम ये कोई प्लांट किंगडम थोड़ी ना है, तो फंजाई किंगडम है। पहले 2 किंगडम में फंजाई को कहाँ रखा था, प्लांट्स के साथ, इसलिए इसका कॉमन नेम पड़ा हुआ है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। देखा जाए तो ये होना चाहिए ड्रोसोफिला ऑफ फंजाई किंगडम। ठीक है, बट इसका कॉमन नेम वही है, वो चेंज नहीं हुआ है अभी तक। ओके, ध्यान रहेगा आपको ये सारे एग्जाम्पल्स। क्लेविसेप्स के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछते, बट येस इट कॉज डिजीज इन राई प्लांट्स। राई यूज़ करते हैं ना हम घर में, तो वही राई, उसी प्लांट पे अगर क्लेविसेप्स फंजाई लग जाए तो वो उसको पूरी तरह खराब कर देता है, देखो। ठीक है, तो दिस इज क्लेविसेप्स ऑन राई। क्लियर? ये हो गया आपका एस्कोमाइसिटीज। अब आ जाते हैं बेसिडियो पर। बेसिडियोमाइसिटीज का कॉमन नेम क्या बताया था मैंने तुमको, बेसिडियोमाइसिटीज का कॉमन नेम है क्लब फंजाई। क्लब मतलब स्वेलिंग्स। क्या होता है भाई इनमें, इसमें कुछ एग्जाम्पल शुरू में ही दे दिए, हम इनको बाद में पढ़ेंगे। कहाँ ग्रो करते हैं ये, सॉइल में मिल जाएंगे, वुडन लॉग्स पे, ट्री स्टम्प पे, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी। कुछ पैरासाइट्स भी हैं। ठीक है, तो गार्डन वगैरह में, मशरूम जनरली गार्डन्स में मिल जाता है, तो ये गार्डन्स में भी ग्रो करते हैं, और पैरासाइट भी है। पैरासाइट में तुमको रस्ट बताया था मैंने फर्स्ट सेशन में फंजाई के, और एक स्मट फंजाई भी देखेंगे हम अभी। माइसीलियम कैसा होगा, वेरी सिंपल, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर्स में क्या बताया था, याद है टेबल या भूल गए?
ए सेक्शुअल स्पोर्स में हमने लिखा था कि बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रेगमेंटेशन होता है, क्योंकि ए सेक्शुअल स्पोर्स एब्सेंट, ये स्पोर्स नहीं बनाते ए सेक्शुअल में, ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये मिक्स मत कर देना, तो इन दोनों को एब्सेंट कर दो। ए सेक्शुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम्हें फिर याद नहीं रहती ना, इसलिए मुझे ऐसे टेबल्स बनानी पड़ती हैं। क्या लिखा है देखो कि द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज वेरी कॉमन। ठीक है, तो एसेक्सुअल में ये स्पोर्स नहीं बना रहे, सीधा फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं। अब दूसरी लाइन देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इनमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैंने तुमको कहा ना कि फंजाई तरह तरह के सेक्स ऑर्गन्स भी बनाते हैं, एंथीरिडियम, ऊगोनियम और भी बहुत तरह के होते हैं एस्को ग्रुप में। बेसिडियो ग्रुप की ये खासियत है, एनसीईआरटी में लिखा है कि इनमें ना सेक्स ऑर्गन्स बनते ही नहीं है, बट इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते, डायरेक्टली हाइफा का फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन। एक ही स्पीशीज के जो दो, जैसे दो ह्यूमंस हैं तो ऐसे दो, या किसी भी एक एनिमल स्पीशीज में दो डॉग्स हैं, दो काउज हैं, तो वैसे ही, मतलब दो काउज नहीं, एक मेल एक फीमेल, एक काउ एक बुल है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या किसका फ्यूजन हो रहा है? दो वेजिटेटिव सेल्स, यानी दो वेजिटेटिव हाइफा का फ्यूजन हो रहा है, जो सेम स्पीशीज के दो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। ओके, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। अब इसका क्या मतलब है देखो, जैसे वहां हुआ था सेम कहानी यहां पर भी होगी कि भाई ये है एक माइसीलियम, ये एक दूसरा माइसीलियम इसी स्पीशीज का, सेप्टेट है। ठीक है, यहाँ पे कभी भी सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, हाइफा का फ्यूजन होगा, बिल्कुल उसी तरह से हुआ, प्लाज्मोगेमी हुई। यहाँ पर भी वही सेम कि इसको मैं एक को येलो कर देती हूँ, एक को रेड कर देते हैं। तो जब फ्यूजन हुआ तो क्या हुआ? फ्यूजन में जब इनिशियली ये फ्यूजन हुआ माइसीलियम का, तो दो दो न्यूक्लियाई दिखेंगे आपको, ये रेड दिख रहा है, ये येलो दिख रहा है, यानी यहाँ पर भी डाइकैरियोटिक स्टेज आई है। क्या आई है? डाइकैरियोटिक स्टेज। अब क्या हुआ? अब ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है ना, इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम ये ऐसे ही नहीं रहा, बल्कि इसने क्या किया, एक छतरी की शेप ले ली। ये बढ़ता गया, कोई कैरियोगेमी नहीं हुई अभी, ये बढ़ता गया और इसने ना एक ऐसे छतरी की शेप ले ली। मशरूम, जो मशरूम आप खाते हो वो एक्चुअली उसका डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है। ठीक है, एक ऐसे छतरी की शेप ले ली, इसमें जितनी भी सेल्स है ना अंदर, वो सब ऐसी होंगी, मैं बना नहीं रही हूँ, सब डाइकैरियोटिक है। ठीक, तो ये पूरा क्या है इसका? दिस इज अ स्पेशल डाइकैरियोटिक फ्रूटिंग बॉडी। वहां पे क्या कहा था हमने? एस्कोकार्प। यहाँ पे क्या कहोगे आप इसे? बेसिडियोकार्प। तो कार्प वर्ड का मतलब फ्रूटिंग बॉडी के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जब इसको लगा ठीक है यार अब फाइनली खत्म करो रिप्रोडक्शन को, तो इसने क्या किया, इसके बेस पर, बेसिडियम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके बेस पर इस तरह के बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बनने लगे। मैंने आपको बताया था इनको क्या कहते हैं, बेसिडियम। बहुत सारे हैं तो बेसिडिया, एक है तो बेसिडियम। हाँ, और इस बेसिडियम में भी अंदर यही होगा, एक रेड होगा और एक येलो होगा। डाइकैरियोटिक स्टेज दिख रही है हमको सेल्स में। अब जाके इस बेसिडियम के अंदर दोनों ने क्या किया? फ्यूजन किया। फ्यूजन से क्या बना होगा? डिप्लॉइड जायगोट, मतलब डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना होगा। और इस डिप्लॉइड ने क्या किया? फाइनली जायगोटिक मियोसिस करके 4 स्पोर्स बना दिए, 1 2 3 और 4। अगर ये अंदर ही रह जाते तो ये एंडोजीनस होते, बट ये अंदर नहीं रहे, बल्कि क्या हुआ, ये बाहर आ गए। तो कैसा दिखता है जो बेसिडियम है ना, इस बेसिडियम पर इस तरह के प्रोजेक्शंस दिखते हैं और उन प्रोजेक्शंस पर ये स्पोर्स लटके रहते हैं, लाइक दिस। हर बेसिडियम पर ऐसा ही होगा सेम, समझ गए? और इन्हीं को आप क्या कहोगे? ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द बेसिडियोस्पोर्स। तो एक्सोजीनस हुए, एंडोजीनस हुए? एक्सोजीनस हुए। बेसिडियम, बेसिडियोकार्प और बेसिडियोस्पोर में फर्क समझ में आ गया ना? बेसिडियम तो ये स्ट्रक्चर है, पूरा बेसिडियोकार्प है, और उस पर जो स्पोर्स बने बाद में वो बेसिडियोस्पोर है। ठीक है, क्या हुआ इस माइसीलियम में? इस बेसिडियम में, यहां लिख देती हूं मैं, इनसाइड बेसिडियम
इनसाइड बेसिडियम डाइकैरियन फ्यूज टू फॉर्म क्या बना, डिप्लॉइड न्यूक्लियस, और उसने क्या किया, जाइगोटिक मियोसिस, और उस ये सब कुछ इस बेसिडियम के अंदर हो रहा है, और उससे क्या बने, बेसिडियोस्पोर्स, दे कम आउट ऑफ बेसिडियम, बट वो बेसिडियम के बाहर आ गए, बने तो अंदर ही थे बट फिर बाहर आ गए। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो, ये है इसका पूरा कॉम्प्लेक्स डायग्राम, ये दो हाइफा फ्यूज कर रहे हैं, ये पूरा इस शेप में बदल गया। इसका सेक्शन लेके देखेंगे तो आपको बहुत सारी बेसिडियम दिखेंगी, हर बेसिडियम में डाइकैरियोटिक स्टेज है, कैरियोगेमी से डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना, मियोसिस हुआ, और फाइनली 4 स्पोर बन गए, वो उन पर ऐसे लटक गए। अगर हम इस डायग्राम को, ये ऐसे लटके हुए हैं ना, इनको हम ऐसे उल्टा करके देखें तो मतलब ये छतरी है, इस पर ये बेसिडियम है, और ये बेसिडियम पर लगे हुए हैं बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, डन। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, देख लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लिखा है द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, डायरेक्टली फ्यूजन हुआ है वेजिटेटिव स्टेजेस का, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, उस डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर से बेसिडियम बना। और ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर का नाम नहीं दिया कि इन्होंने बेसिडियोकार्प, यहाँ दिया है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, डाइकैरियोटिक स्टेज का नाम है बेसिडियोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी है जो इनकी, उन पे बेसिडियम बने, इसी बेसिडियम के अंदर क्या हुआ, कैरियोगेमी हुआ और मियोसिस हुआ, टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम। देखो, इसलिए पूरा डायग्रामेटिकली समझाना पड़ता है, छोटी छोटी लाइन्स है एनसीईआरटी की। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। नाउ द बेसिडियोस्पोर्स आर, बने तो अंदर बट अब कहाँ आ गए, बाहर, तो बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। प्रोड्यूस का मतलब बन के बाहर आ गए, जस्ट बनते ही। क्लियर, द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन द फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। समझ में आ गया। तो ये हुआ इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स में क्या है, एग्जाम्पल्स में भाई कैसे याद रखोगे तुम, देखो बेसिडियो में छतरी याद रखोगे ना, तो छतरी मशरूम्स में होती है, तो मशरूम तो वैसे ही याद रहता है, एगैरिकस। हाँ, मशरूम के नाम से नहीं आता एग्जाम में, एगैरिकस के नाम से आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मशरूम्स में एगैरिकस हो गया। एक मैंने तुम्हें कहा था पॉइजनस मशरूम है टोड स्टूल, वो भी इसी में आएगा, शुरू में जो आया था। ठीक है, 2 इसमें पैरासाइटिक फंजाएं हैं, ये दोनों पैरासाइटिक हैं। कौन से, रस्ट फंगस और स्मट फंगस। तो रस्ट फंगस में तुम्हें पक्सीनिया का नाम याद रखना है और स्मट में यूस्टीलेगो का नाम याद रखना है। देखो यूस्टीलेगो, यूस्टीलेगो एस फॉर स्मट, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, बट पक्सीनिया और यूस्टीलेगो को मिक्स मत कर देना बच्चों। पक्सीनिया तो इस तरह वीट में रस्ट डिजीज करता है, ये रहा, और स्मट का मतलब ही होता है भद्दा सा दिखने वाला, तो ये कॉर्न में बहुत कॉमन इन्फेक्शन करता है। अगर मक्का में स्मट फंजाई लग जाए तो ऐसे बड़े बड़े वाइट कलर के नोड्यूल टाइप बन जाते हैं, बेकार हो जाता है वो पूरा कॉर्न। ठीक है, तो स्मट फंजाई कौन सा है ये, स्मट फंजाई जो कि कॉर्न पे लग रहा है, इसका नाम है यूस्टीलेगो, और ये है रस्ट। ये बहुत पूछते हैं इसलिए ट्रिक बना लेना। ठीक है, क्लियर है क्या। और उसके अलावा जो गार्डन में ग्रो करती हैं सिंपली, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, उनके नाम ये ऊपर दे रखे हैं इन्होंने। कौन कौन सी हैं, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ब्रैकेट फंजाई देखो ऐसी दिखती हैं, ब्रैकेट की तरह, बिल्कुल आपके मैथ्स के ब्रैकेट। वो पफ बॉल, जैसे कोई पफ हो, है ना, पाउडर लगाने का या कोई भी, तो दैट इज पफ बॉल। क्लियर, समझ में आ गया बेसिडियोमाइसिटीज अच्छी तरह से। लास्ट जो क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसमें कुछ डिटेल नहीं पढ़नी, बहुत सिंपल है। ड्यूटेरो में सबसे आसान है इसको पढ़ना। ये इम्परफेक्ट है, बता चुकी हूँ मैं क्यों, क्योंकि ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. जैसे जैसे पता चलता गया इनको मूव करते गए। It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deutero, and the sexual stage another and placed under another class. ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अभी इनके बारे में इतनी कम नॉलेज है कि हो सकता है आने वाले टाइम में जब हमें पता चले तो उसी फंजाई के हम 2 अलग अलग ग्रुप बना दें, जो ए सेक्सुअल के बेसिस पर उसको ड्यूटेरो में रख दें और जो उसकी सेक्सुअल स्टेज है उसके बेसिस पर उसको किसी और क्लास में शिफ्ट कर दें। ठीक है, ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं इससे। लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टैब्लिश्ड, द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। और जनरली ये कहाँ शिफ्ट हुई हैं, या तो एस्को में या बेसिडियो में। देखो लिखा है, ये वाली लाइन हाईलाइट कर लो। वंस परफेक्ट स्टेजेस
of these members were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidio. या तो इनमें मिले एस्कोस्पोर या इनमें मिले बेसिडियोस्पोर, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज अगर इसी क्लास की बात करें तो ए सेक्शुअल में मैंने तुमको क्या बताया था, कॉनिडिया टेबल बनाई थी हमने, माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, और न्यूट्रिशन वही सेप्रोफाइट है या पैरासाइट है। और क्योंकि सेप्रोफाइट्स हैं तो ये लिखा इसमें है बट करते सब हैं, दे ऑल आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। बताया था ना मैंने तुम्हें शुरू में कि फंजाई अगर गार्डन में हैं, लिटर यानी जो भी डेड लीव्स वगैरह पड़ी हैं उनको डीकम्पोज कर रहे हैं तो मिट्टी में मिनरल्स मिलते जा रहे हैं, तो मिनरल्स की रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स कैसे याद रखोगे इनके, एग्जाम्पल्स के लिए याद रखना कैट, कॉलिटोट्राइकम, ए से ऑल्टरनेरिया और टी से ट्राइकोडर्मा। थोड़े टिपिकल नेम है, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद होंगे, बट कैट याद रखना, कॉलिटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। जो बड़े बड़े नाम हैं सारे वो तीनों इसी में आते हैं। डन। तो भाई ये आपका ख़त्म हुआ फंजाई किंगडम। थोड़ा सा टाइम लिया इसने, ये है भी ऐसा ही, अगर इसको आप ऐसे डिटेल में जाकर नहीं समझोगे तो आपको याद ही नहीं होगा, आप कितनी भी बार एनसीईआरटी को पढ़ लो, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ म्यूकर। एनसीईआरटी के डायग्राम देखना बहुत ज़रूरी है भाई। ये म्यूकर का डायग्राम है, ब्रेड मोल्ड। ये किसका है बताओ, ये है एस्परजिलस का डायग्राम, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। और ये तो आपको दिख ही रहा है, एगैरिकस यानी कि मशरूम। डन। तो बताना मुझको कमेंट बॉक्स में कि फंजाई किंगडम अब तुम्हें अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, है ना। और अगर अच्छे लग रहे हैं सेशंस तो इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना बच्चों, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेड कोर्सेज नहीं ले पाते हैं, प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, और बहुत पोटेंशियल होता है उनमें सेलेक्ट होने का, डॉक्टर बनने का, नीट में आगे लाइफ में बढ़ने का। पर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक सही गाइडेंस के लैक में रह जाएं, आपके सपने अधूरे, है ना। तो आप इन सेशंस को शेयर ज़रूर करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, और लाइक अगर पसंद आते हैं तो लाइक भी करो भाई, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में वैसे इस चैप्टर का जो मेजर पार्ट है, 5 किंगडम्स में से 3 ही किंगडम हमें इस चैप्टर में पढ़ने थे, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब इस चैप्टर का थोड़ा जो लास्ट का पार्ट है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस वगैरह, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, ठीक है। गुड बाय।